शुरुआत रायपुर की खबर के साथ, जहां आईपीएस अधिकारियों के तबादले की खबर है। 2 एसपी समेत 4 आईपीएस अफसरों को इधर उधर किया गया है। इसके अलावा एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का भी तबादला किया गया है। डी श्रवण को राजनांदगांव का एसपी बना दिया गया है। इसके अलावा अरविंद कुजूर मुंगेली के नए एसपी होंगे। जितेंद्र शुक्ला कमांडेंट 17वीं बटालियन कबीरधाम बनाए गए। इसके अलावा सदानंद कुमार कमांडेंट सीएएफ नारायणपुर में तैनात होंगे। संजय महादेवा को एएसपी बनाया गया है, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का। धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। धनवेंद्र जी, रूटीन तबादले कहे जाएंगे या कोई विशेष कारण? रूटीन तबादले ही हैं। 5 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और एक स्टेट पुलिस सर्विस के अफसर का तबादला हुआ है। एडिशनल एसपी जगदलपुर से संजय महादेवा, उनको एडिशनल एसपी गौरेला पेंड्रा मरवाही बनाया गया है जी। मुंगेली के एसपी बदल दिए गए हैं। डी श्रवण वहां एसपी थे, अब उनकी जगह अरविंद कुजूर जो सीआईडी में एआईजी हैं पुलिस मुख्यालय में, उनको मुंगेली जिले का एसपी बनाया गया है। और जितेंद्र शुक्ला को राजनांदगांव से हटा करके डी श्रवण को राजनांदगांव का एसपी बनाया गया है। तो डी श्रवण के लिए बड़ी बात है कि उनको छोटे जिले से एक बड़े जिले में भेजा गया है। इसको एक प्रमोशन के तौर पर देखा जाना चाहिए, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने के तौर पर देखा जाना चाहिए जी। अरविंद कुजूर इसके पहले एसपी ईओडब्ल्यू रह चुके हैं और उसके बाद उनको अभी जिले में की कमान पहली बार मिली है जी। इसी तरीके से सदानंद कुमार की बात करें तो एसपी ईओडब्ल्यू इस समय थे और उनको अब कमांडेंट बना करके बटालियन में भेजा गया है। तो ये बाकी जो चीजें हैं वो रूटीन के तबादले हैं, लेकिन डी श्रवण के लिए बड़ी उपलब्धि है कि उनको एक मुंगेली जैसे छोटे जिले से निकाल देते राजनांदगांव जैसे बड़े जिले में भेजा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए धर्मेंद्र जी। 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, इनमें से 2 एसपी भी शामिल हैं। इसके अलावा एक राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी का भी तबादला किया गया है। और सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचे हैं और मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। और ये मंडल आयोग के अलावा भी संगठन के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करनी है। संगठन को मजबूत करना है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए हैं, क्या क्या प्रगति है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो संगठन का प्रमुखता से बात होगी और जो कार्यकर्ता जिन्होंने अच्छा काम किया है, 15 साल तक संघर्ष किया है, उन्हीं लोगों में से ये कमेटी के माध्यम से विचार विमर्श करके उनका चयन किया जाए। सर, पिछले समय में देखा था कि विधायकों को ज़्यादा मौका दिया गया था, इस समय कार्यकर्ताओं को मौका नहीं दिया। देखिए, आपको लगता है कि विधायकों को ज़्यादा दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी तो विधायक ही बन सकता है। तो इसलिए वो 14 लोग जिन्होंने शपथ ली थी, वो लगता है कि विधायक की सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं को ही ज़्यादा महत्व दिया गया है और ज़्यादा संख्या दी है। सभी पदों के लिए दावेदारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसकी जानकारी कोई नहीं है। इस रूप में देखा जाए कैसे लिस्ट कर पाएंगे? वो सब मालूम है, हमें मालूम है, अध्यक्ष जी को मालूम है, मुख्यमंत्री जी को मालूम है, कमेटी के मेंबर्स को मालूम है। ये प्रक्रिया कोई आज थोड़ी शुरू हो रही है, शुरू से ही चला आ रहा है और सब लोग जानते हैं कौन प्रमुखता से आगे बढ़ के और कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्ट शासन था उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं, तो सबको मालूम है, वो चेहरे हैं सामने। हमें भाजपा के किसी नेता से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। देखिए, छत्तीसगढ़ अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए
जो हमारा जो पौराणिक इतिहास है उसको देखते हुए सब कदम उठा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सबको मालूम है, और आज से नहीं, कोई इसका संबंध केवल शिला पूजन से, उससे संबंध नहीं है। अनेक जब से सरकार बनी है तब से ये सब पूरा चल रहा है। तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया। कल कांग्रेस की एक अहम बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले रायपुर पहुंचे और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया के कई सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए। आपको बता दें कि कल छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीएल पुनिया शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच गए हैं। अगली खबर बीजेपी से जुड़ी है। विधानसभा सत्र पर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि 25 अगस्त से 28 अगस्त तक छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाया गया है। इस बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भय और आतंक का राज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। रेत माफिया, शराब माफिया, भू माफिया का आतंक है। कोविड-19 के इलाज की व्यवस्था सिर्फ कागजों में हो रही है। कोरोना पॉजिटिव होने से नेता प्रतिपक्ष बैठक में शामिल नहीं हो सके थे। इसके लिए रमन सिंह का कहना था कि हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक शुक्ल इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, क्या कुछ इस बैठक से बातें निकलकर सामने आई हैं? बीजेपी ने यकीनन उस रणनीति पर चर्चा तो की है जिसके जरिए वो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन वो ऐसे कौन से खास और अहम मुद्दे होने जा रहे हैं जिसको बीजेपी ने चिन्हित कर लिया है? बिल्कुल, देखिए, ये बैठक जो थी रणनीति बनाने के लिए रखी गई थी और जो उनके विधायक थे उनको ब्रीफ करने के लिए थी कि किस प्रकार की रणनीति के तहत आने वाले विधानसभा में कांग्रेस को, सरकार को घेरना है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि 4 दिन का जो समय है वो बहुत कम है। उनके पास इतने सारे मुद्दे हैं कि कम से कम 10 दिन का समय यहाँ पर होना चाहिए। यही तमाम मांगे थी। और बैठक में तय हुआ कि रेत माफियाओं की बात हो, चाहे कोरोना संक्रमण की बात हो, इन तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा। डर भय का शासन यहाँ पर फैला हुआ है, कहना था मुख्यमंत्री रमन सिंह का, और ये इन तमाम मुद्दों को वहाँ पर उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार कोरोना मामले में असफल रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स में मौत हुई है, उस मामले को भी वहाँ पर उठाया जाएगा। उसकी जांच की भी यहाँ पर उच्च स्तरीय मांग की जाएगी। तो लगातार सरकार को विधानसभा में घेरने के लिए बहुत सारे मुद्दे इस बैठक में तैयार किए गए हैं। ये कुछ अहम मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरा जाएगा और कहा जाएगा कि जो दिन है 4 दिन से बढ़ाकर इसे 10 दिन किया जाए। 4 दिन का समय बेहद कम है। पूरी तरह से असफल बताते हुए बहुत सारे ऐसे मुद्दों ब्रीफ किए गए हैं विधायकों को जिन पर चर्चा होगी। और अभिषेक जी, क्योंकि कोरोना काल में ये विधानसभा सत्र होने जा रहा है, एक बार फिर से दर्शकों को वो तमाम बातें हम बताना चाहेंगे जिस तरह की सावधानियां इस बार या फिर बंदिशें इस बार विधानसभा सत्र के दौरान लगाई गई हैं। किस तरह के कुछ क्या नए नियम लाए गए हैं? देखिए, गाइडलाइन तो जारी किए गए हैं, लेकिन गाइडलाइन जब विधानसभा मानसून सत्र शुरू होगा उस समय ये देखने वाली बात होगी कि क्या वहाँ पर मीडिया को प्रवेश मिलता है, नहीं मिलता है जी। ये क्योंकि इससे पहले जो हुई थी उसमें मीडिया का प्रवेश नहीं किया गया था 1 दिन में जी। तो इस बार देखना होगा कि मीडिया का प्रवेश है या नहीं, ये अभी साफ नहीं किया गया। इसको लेकर कोई गाइडलाइन जारी नहीं है जी। सावधानी निश्चित रूप से रखी जाएगी और मास्क और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए ये विधानसभा का सत्र होगा। बहुत ही छोटा सत्र होगा। हालांकि अब देखना होगा कि जब विधानसभा सत्र चालू होगी तो और किस तरीके की नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। ऐसी भी खबर थी कि केवल प्रश्न पूछने वाले और प्रश्न का जवाब देने वाले जिम्मेदार मंत्रियों को ही एंटर होने की इजाजत होगी। बिल्कुल, ये बात यहाँ पर कही गई थी कि प्रश्न पूछने वाले को ही यहाँ पर इजाजत होगी, लेकिन अभी क्योंकि समय है और माना जा रहा है कि जब विधानसभा चालू होगी तो विपक्ष के साथ बैठक को देखते हुए भी कुछ और भी उसमें नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। तो अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल ये तय है कि 25 अगस्त से 28 अगस्त यानी 4 दिन विधानसभा के मानसून सत्र के लिए रखे गए हैं। बीजेपी ने आज अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी और इसमें ये चर्चा की गई
कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन से वो खास मुद्दे होंगे, अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर बीजेपी बतौर विपक्ष सदन के अंदर सरकार को घेरेगी। कई नियम फिलहाल बनाए गए हैं, गाइडलाइंस हैं, लेकिन जब मानसून सत्र शुरू होगा उससे पहले एक बार फिर समीक्षा की जाएगी, बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक होगी और उसमें ये तय किया जाएगा कि अब किन नए नियमों के तहत या किन गाइडलाइंस के तहत विधानसभा सत्र को आहूत किया जाए, शुरू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी तमाम बातचीत के लिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को भी कोरोना हो गया है। अब रायपुर एम्स में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि पिछले 5-6 दिनों में जो लोग भी मेरे संपर्क में आए वो लोग अपनी जांच कराएं। ये जरूरी है, अगर लोगों ने जांच नहीं करवाई तो संक्रमण बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले कुछ दिनों से मैं सक्रिय था, लोगों से मिलजुल रहा था और किसी के संपर्क में आने की वजह से ही मुझे संक्रमण हुआ होगा। खबर रायपुर से है। क्वारंटाइन सेंटर्स में हुई मौतों के मामले में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कुछ मांगे रखी हैं। इनमें प्रमुख मांग यह है कि इन पूरी मौत की जांच हाई कोर्ट के जज से करानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी डिमांड रखी है कि कंटेनमेंट जोन में अब भी सख्ती बरती जानी चाहिए। इसके अलावा कोरोना सेंटर्स के लिए बनाई गई कमेटी को उन्होंने केवल राजनीतिक पहलू बताया है, जबकि उनका कहना है कि जो विशेषज्ञों की कमेटी बनाई गई है वो ठीक है और उनके जो नतीजे आएंगे वो बेहतर होंगे। देखिए, क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने आत्महत्या की है, मौत हुई है और उसकी जांच होनी चाहिए और उसकी जांच जो है वर्तमान जो जज है, हाई कोर्ट के जज हैं, उनके नेतृत्व में जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आज से सब कुछ अनलॉक हो गया। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अलग अलग पारियों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन अनलॉक के पहले दिन राजधानी रायपुर में भारी भीड़ देखने को नजर आई। यहां तक कि सराफा बाजार का हाल भी यही रहा। अनलॉक का जायजा लिया हमारी बंसल न्यूज की टीम ने। तो छत्तीसगढ़ आज से अनलॉक हो गया है। राजधानी रायपुर में भी सब कुछ अनलॉक हो गया है। सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे के बाद से सभी दुकानें खुल गई हैं। अब हम इस वक्त सराफा बाजार में मौजूद हैं। आप खचाखच भीड़ इस वक्त देख पा रहे हैं। प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है इस भीड़ को नियंत्रित करना। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से यहाँ पर लगा हुआ है और लोगों को समझाइश दी जा रही है, चेतावनी भी दी जा रही है। काफिला भी यहाँ पर पुलिस का निकला है। खुद कलेक्टर एसपी यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं। सराफा बाजार बहुत दिनों बाद खुला। हमारे साथ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरक मालू जी हैं। मालू जी, 15 दिन बाद आज सराफा बाजार खुल रहा है, किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? देखिए, जब से बाजार खुला है आज भाव बढ़ने के बावजूद भी लोगों ने जो इंटरेस्ट शो किया है, इससे उम्मीद करते हैं कि बाजार में भाव का ग्राहकों के कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि सोने चांदी का भाव बहुत तेजी से बढ़ा है, जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लोग खरीद भी नहीं रहे थे। फिर क्या वजह इसके पीछे देख रहे हैं? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय तेजी जो आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेज है, उसके कारण सोने का भाव तेज हो रहा है। जब 22 मार्च को पहला लॉकडाउन हुआ था, उस समय सोने का भाव 42,000 रुपये था और आज के तारीख में 58,000 रुपये सोने का भाव है। उसी तरह चांदी का भाव था 44,000 रुपये और आज 77,000 रुपये रेट हो गया है। 2011 में एक बार 75,000 रुपये रेट हुआ, तो दोनों ही सर्वाधिक भाव में चल रहा है। जैसे आज खुला है बाजार, तो और रिस्पांस जिस हिसाब से मिल रहा है, उससे हम उम्मीद करते हैं कि बाजार अच्छा चलेगा। सराफा बाजार को पूरी उम्मीद है कि अनलॉक होने के बाद उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। हालांकि सोने चांदी का भाव इस वक्त आसमान छू रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वजह इसके पीछे बताई जा रही है। और छत्तीसगढ़ की बात करें, राजधानी रायपुर में लोगों से अपील की जा रही है। अभी भी प्रशासन अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, लेकिन सब कुछ अनलॉक हो गया और कई जगह ट्रैफिक जाम तक की स्थिति यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक जाम कई मार्गों में हो रहा है। हालांकि इस बात का अंदाज़ा था कि जब अनलॉक होगा, पहला दिन होगा, तो भीड़ भारी तादाद में उमड़ेगी और ये भीड़ यहाँ पर आई है और कई सड़कों पर, कई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम के हालात भी यहाँ पर बने हैं। देखना है प्रशासन इस चुनौती से किस तरीके से निपट पाता है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। जगदलपुर शहर में कोरोना की वास्तविक स्थिति जानने के लिए जिला प्रशासन ने 400 लोगों की एक टीम बनाई है।
ये सभी 48 वार्डों के घर घर पहुंचकर लोगों से जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। इस टीम का और इस टीम की कार्यप्रणाली का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभी ने। बीते कुछ दिनों से जगदलपुर शहर के अलग अलग वार्डों से लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा रही है, जिसको देखते हुए अब जिला प्रशासन ने एक कवायद की है और कोरोना संक्रमित एक्चुअल लोगों की जानकारी लेने के लिए 400 लोगों की एक टीम तैयार की है, जिसमें टीम हर एक वार्ड के हर एक घर पहुंच रही है और उनकी जांच कर रही है। किस तरीके से जांच हो रही है और किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है, उस जानकारी के लिए हमारे साथ एक दल मौजूद है। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं श्रीमती पुष्पा देवी मानिकपुरी और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और जाटम ENR में मैं जॉब करती हूँ। और अभी कितने लोगों को ट्रेनिंग दी गई है इसलिए? ये लगभग 400 लोगों को। एक दल में कितने लोग हैं? एक दल में 7 लोग हैं। एक स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, 2 पुलिस विभाग है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और मितानिन है और इसमें प्लस पार्षद है। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप लोग जब घर पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से जांच कर रहे हैं और किस तरीके से सर्वे हो रहा है? इसमें सबसे पहले तो मुखिया का नाम पूछा जा रहा है, सारे सदस्यों का नाम, उनका एज और उनका जो भी बीमारी है वो, और 15 दिन पहले अगर आप बाहर गए हो उस चीज़ की जानकारी। और इसमें बस और जो है एक आध जो एकदम निसहाय है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनके लिए कुछ पार्षद के द्वारा कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अगर किसी में संक्रमण के लक्षण अगर दिखते हैं तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करते हैं? तो ऐसी स्थिति में हम स्वास्थ्य विभाग को कॉल करते हैं और आने के बाद में जो भी उनसे होता है फॉर्मेलिटी वो लोग करते हैं, फिर लेके जाते हैं उनको। और वो लोग फिर क्या करते हैं, किस तरीके से, यानी क्या कंटेनमेंट जोन बनाते हैं या फिर किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती है? जी, कंटेनमेंट जोन तो बनाया गया है, तो फिर उनको वहाँ जाके जो भी उनका ट्रीटमेंट रहता है करवाते हैं और जो भी है क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं जैसा भी। हमारे साथ तो स्वास्थ्य विभाग से भी कुछ लोग हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से जो है टेम्परेचर नापना है और किस तरीके से चीज़ें, कितना तापमान होना चाहिए? जी, ये 35 रहना चाहिए, नॉर्मल है सर, और 38 होने से ज़्यादा है ना, और 38 होने से वो अपने अधिकारी को अपन जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, जानकारी देने के बाद अधिकारी क्या करते हैं? अब उनके ऊपर है सर, वो क्या करेंगे, तो ऐसा तो अपने को कुछ बताया नहीं है, लेकिन उनको जानकारी देना है। तो देखिए कि 5 दिन का समय दिया गया है और 400 लोगों की टीम तैयार की गई है, जिसे जगदलपुर शहर में स्पेशल 400 कहा जा रहा है। और ये 400 लोगों में 7-7 लोगों की टीम को बांट दिया गया है, जिसमें पुलिस विभाग भी है, स्वास्थ्य विभाग भी है, शिक्षा विभाग भी है, मितानिन भी हैं। और ये लोग सारे लोग पहुंच रहे, एक घर पहुंच रहे हैं, एक व्यक्ति का जांच कर रहे हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीजापुर को करोड़ों की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने 96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं भैरमगढ़ में 29 करोड़ 15 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। इसके अलावा 66 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज सीएम भूपेश बघेल के जरिए किया गया है। 40 लोकार्पण के कार्य और भूमि पूजन कार्य 132, कुल 171 कार्यों के 96 करोड़ राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन का काम हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत ट्रामा सेंटर का उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं, क्योंकि दूरस्थ अंचलों में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ही आवश्यक है और हमारी सरकार की योजना है कि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य का लाभ सबको मिले, हॉस्पिटल और डॉक्टर और स्टाफ की व्यवस्था हो। बिलासपुर नगर निगम में 8 महीने से सामान्य सभा की बैठक नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से कई काम और प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़े हैं। अब 13 अगस्त को लखीराम ऑडिटोरियम में सभा का आयोजन किए जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की वजह से बैठक पहले भी स्थगित करनी पड़ी थी। निगम प्रशासन ने वर्चुअल सामान्य सभा का निर्णय लिया था, लेकिन निगम में पार्षदों और अधिकारियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा। अब एक बार फिर सामान्य सभा की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सामान्य सभा काफ़ी दिनों से नहीं हो पाया है और कोरोना काल की वजह से प्रभावित हो चुका है और सामान्य सभा की आवश्यकता थी,
तो बीच में हम लोगों ने सोचा कि चलो ऑनलाइन सामान्य सभा करा दी जाए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो सामान्य सभा होती है जो उसमें जो है वो बात नहीं हो पाती। तो आज आयुक्त साहब से बात की है, पत्र भी लिखा हूँ मैं कि सामान्य सभा की बैठक करा ली जाए और सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से हो सामान्य सभा हो। तो उसके लिए जगह की चयन हो गई है और आयुक्त साहब से भी बातचीत हुई है, महापौर से बातचीत हुई है। अभी हम नेता प्रतिपक्ष से भी बात कर लेंगे और बहुत जल्दी सामान्य सभा की सूची जारी हो जाएगी। संभवतः 13 तारीख की सामान्य सभा लखीराम ऑडिटोरियम में सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से और वहाँ सामान्य सभा होगी। खबर जगदलपुर से है, जहां गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में एक रिकॉर्ड बनाया गया है। यहां 15 दिनों में प्रशासन ने पशुपालकों से 1,46,000 किलो से ज्यादा गोबर खरीदा है। 2,09,395 रुपए का भुगतान भी अलग अलग बैंक खाते में ऑनलाइन कर दिया गया है। वहीं अब शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के पशुपालक भी गोबर बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन ने डोर टू डोर गोबर खरीदी का फैसला भी किया है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए शहर के बोध घाट और तंबोली वर्मी पोस्ट पर गोबर इकट्ठा किया जा रहा है। अभी गोधन न्याय योजना के तहत कुल 11 जो हमारे जो पशुपालक हैं उनका लालबाग सेंटर से खरीदी की गई है और लगभग 7,000 किलो जो गोबर हुआ है उसकी जैसे आज पेमेंट के लिए आज कार्रवाई कर दी है, आज उनको मिल जाएगा खाते में। और उसके अलावा बाकी हमारे पास 3 और सेंटर है, वहाँ पर भी आज खरीदी प्रारंभ किए हैं क्योंकि लॉकडाउन था, इसीलिए पिछले 1 सप्ताह में जो खरीदी में जो तेज़ी आनी चाहिए उसमें कमी है, लेकिन पूरी व्यवस्था कर ली गई। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ जो पशुपालक हैं, जो छोटे पशुपालक उनके पास गोबर कम रहता है और दूर भी रहते हैं, तो उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ दिनों में डोर टू डोर कलेक्शन का भी अगर हमारे पास व्यवस्था होती है गाड़ी की, ताकि उनका जो गोबर है घर से ही हम उठा लेंगे। पेंड्रा और निगोरा के बीच 26 किलोमीटर तक तीसरी रेल लाइन का काम अब पूरा हो गया है। बिलासपुर से अनूपपुर सेक्शन में प्रस्तावित तीसरी लाइन का पहला सेक्शन है। सबसे खास बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से ये प्रोजेक्ट 7 महीने पहले पूरा हो गया। तिहरीकरण का काम 2 साल पहले RBNL ने शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन में ट्रेन की आवाजाही कम होने से उन्होंने काम को तेजी से पूरा कर लिया है। में यह काम 2 चरणों में चल रहा है, जिसमें कि 2 संस्थाएं भी इसका काम कर रही है, जिसमें पहला चरण है पेंड्रा से लेकर अनूपपुर तक और दूसरा चरण है अनूपपुर से लेकर के कटनी तक। पेंड्रा से लेकर अनूपपुर तक का जो काम है वह RBNL काम कर रही है, जो कि रेलवे की अनुषंगी उपक्रम में है। और यह कार्य अभी पेंड्रा से लेकर निगोरा स्टेशन तक, जिसमें कि पेंड्रा, हर्री, वेंकटनगर, निगोरा ये 4 स्टेशन आते हैं। यहाँ पर 3rd लाइन काम कंप्लीट हो चुका है और जल्द ही इसका CRS इंस्पेक्शन हो जाएगा और ये 3rd लाइन हमें इन सेक्शन के बीच में प्राप्त हो जाएंगे। धमतरी के संबलपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास आज सुबह एक हादसा हो गया। इस हादसे में 2 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भेजा गया। कर्नाटक पासिंग की ये बस बेंगलुरु से नेपाल जा रही थी। करीब 37 यात्री इस बस में सवार थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त सभी यात्री सो रहे थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हम लोग पीछे थे, सोए थे, अब मालूम है कैसा आके उधर एकदम से पलट गई है। थोड़ा ज़्यादा तो एक ही लोग का है, एक ही को चोट आया है। थोड़ा बहुत बाजू में है, पैर में लगा हुआ है। इसका नंदनी का उसका 3 गाड़ी आगे पीछे करके जा रहे हैं। ये सुबह 6 बजे के आसपास है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ACB टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते राजस्व विभाग के निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़ लिया है। आरोपी निरीक्षक ने जमीन का नक्शा बनाने की एवज में एक महिला से रुपयों की मांग की थी। फिलहाल मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो आगे की कार्रवाई कर रही है। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के रहने वाले अर्चना खाका को अपनी जमीन का नक्शा बनवाना था। इसके लिए उन्होंने राजस्व विभाग में संपर्क किया। ठाकुरपुर हल्का पटवारी राज बहादुर सिंह ने जमीन का नाप किया। इसके बाद नक्शा बनाने के एवज में 10,000 रुपयों की मांग रखी। इस पर महिला ने ACB में इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।